आज 2024 लोकसभा चुनावों का दूसरा चरण है और आपको बता दें 13 राज्यों की 88 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर लड़ाई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन किसके सामने है और कौन किसको कड़ी टक्कर दे रहा है। बता दें कि चुनाव क्षेत्र में बुलंदशहर में भोला सिंह, शिवराम वाल्मीकि, गिरीश चंद्र एक दूसरे के सामने हैं और कौन किस पार्टी से है वो भी ग्राफिक्स के जरिए आप समझ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा, महेंद्र नागर और राजेंद्र सोलंकी चुनावी टक्कर में है। 8 सीटें बेहद महत्वपूर्ण, कंवर सिंह तंवर, दानिश अली और मुजाहिद हुसैन अमरोहा से आमने सामने हैं। ये वही सीट है जो पिछले 2019 चुनावों में बीजेपी के हाथ से निकल गई थी। मेरठ से इस बार हाई प्रोफाइल चुनाव है जहां अरुण गोविल जो है अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं पहली बार। वहीं सुनीता वर्मा उनके सामने है। वहीं आपको बागपत से बता दें राजकुमार सांगवान, अमरपाल शर्मा और प्रवीण बंसल चुनावी मैदान में है, जो कि बागपत से चुनावी मैदान में है। गाजियाबाद से अतुल गर्ग, डॉली शर्मा और नंद किशोर पुंडीर। गाजियाबाद भी इस बार की काफी टक्कर वाली सीट बनी हुई है। मथुरा से हेमा मालिनी जो सांसद हैं, दोबारा से उनको टिकट दी गई और इस बार का मुकाबला आसान नहीं। और इसी बीच आपको मतदान प्रतिशत बता दें, जहां चुनाव आयोग के मानक अनुसार फोर्स तैनात की गई है, सुरक्षा के इंतजाम है। आपको बता दें अर्धसैनिक बल की टीमों को तैनात किया गया है। 8900 निरीक्षक, उप निरीक्षकों की तैनाती की गई है। दूसरे चरण के मतदान पर यूपी डीजीपी लगातार सक्रिय, उनका बयान, उन्होंने कहा 8 संसदीय सीटों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। अब तक किसी अप्रिय घटना की कोई भी सूचना सामने नहीं आई है। फील्ड में अधिकारी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। बता दें कि जब चुनावों की तारीख सामने आई थी तो सारी चीजें भी, मानक भी तय कर दिए गए थे कि किस तरीके से चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से कराना है और उन्हीं मानकों को ध्यान में रखते हुए अधिकारी लगातार जहां पर चुनाव हो रहे हैं वहां पर फोर्स प्रॉपर मौजूद है। सीसीटीवी कैमरे से लैस है पूरी व्यवस्था और किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी इस बार की जा रही, यानी कि जो लोग असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उनको उनके घर से ले जाया जा रहा है और मतदान कराकर वापस उनके घर पर छोड़ा जा रहा है। इस बार आपको बता दें कि तापमान भी बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग अपने घरों से भी कम निकल रहे हैं, जिसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोग अपने घरों से निकले। तो चलिए एक बार आपको बता दें कि 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या है, यानी कि देखिए उत्तर प्रदेश में पहले फेज में 60 दशमलव कुछ, अभी तक 52 मेरठ में 3 बजे तक 47.60% मतदान हो चुका है। बागपत में 3 बजे तक 42.92% मतदान हो चुका है। गाजियाबाद में 41.13% मतदान संपन्न। नोएडा में 44.01 मतदान प्रतिशत संपन्न हो चुका है। बुलंदशहर में 3 बजे तक 44.45% मतदान। वहीं अलीगढ़ में आपको बता दें 44.03। तो ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं जो हम आपको दे रहे हैं लगातार। और अभी तक मथुरा में सबसे कम देखा जा रहा है, यानी 39.45% मतदान हुआ है। ये 8 सीटों पे आज मतदान होना है और ये 8 सीटें बेहद सभी पार्टियों के लिए मुश्किलें पे। ये पहला फेज नहीं था जो मुश्किल से भरा था, दूसरा फेज भी उतनी ही मुसीबतों से भरा है सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि इस बार जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करते हुए बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, उससे दोनों ही पार्टी गठबंधन और बीजेपी में खलबली मची हुई है। तो ये 3 बजे तक के अलग अलग जगह से वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं। तो चलिए आज चुनाव का दिन है, मतदान का दिन है, यानी दूसरे चरण का मतदान लगातार सुबह से चल रहा है और अब थोड़ा वक्त बचा है जब लोगों को ये लगातार कहा जा रहा है कि अपने घरों से निकलिए और वोटिंग के लिए पहुंचिए, क्योंकि
बाद में जलपान, पहले मतदान का जो ये नारा दिया गया है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले चरण में जो मतदान हुआ था वो चिंतापूर्ण जरूर था। अन्य राज्यों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मतदान काफी कम रहा था। इस बार कोशिश है कि इस प्रतिशत को बढ़ाया जाए। हम भी अपील करते हैं अपने चैनल के माध्यम से कि आप अपने घरों से निकलें और अपने वोट का, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हमारे साथ हमारे गेस्ट लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, साथ साथ मोहित जी हमारे साथ कांग्रेस से के प्रवक्ता हैं। तो देखिए, इस बार का जो चुनाव है ये अनूप जी, ये सेकेंड फेज भी बहुत आसान नहीं है। बीजेपी के लिए सेकेंड फेज भी बहुत टक्कर भरा है, चाहे वो गाजियाबाद सीट की बात कर ली जाए, चाहे वो अमरोहा सीट की बात कर ली जाए। 2019 में भी अमरोहा की सीट बीजेपी के लिए काल बनी थी। हाँ देखिए, अमरोहा में इस बार बीएसपी ने थोड़ी परेशानी खड़ी कर दी है दानिश अली के लिए, और ये जो प्रतिशत बढ़ रहा है इसमें भी मुझे लगता है एक खास वर्ग के वोट ज़्यादा गिर रहे हैं, जिसमें अमरोहा भी शामिल है। तो ये जो प्रतिशत है ये शाम तक अगर 65 हो जाता है तो ये बड़ा सेटिस्फैक्ट्री होगा, जैसा अभी हमने बताया था आपको। अमरोहा इंटरेस्टिंग इसलिए हो रहा है कि वहाँ पर बीएसपी ने थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट की है, लेकिन अब ये जैसे जैसे समय बीतेगा शाम तक देखते हैं। हो सकता है कि क्योंकि जो सूचनाएं आ रही हैं उस वहाँ तो ये है कि बीएसपी बहुत ज़्यादा डेंट नहीं कर पा रही है सपा को, लेकिन बीएसपी के खड़े होने से सपा और भाजपा दोनों के लिए समस्या खड़ी हो रही है, क्योंकि दलित और मुस्लिम वोटों में जो भी जितना भी मत विभाजन होगा वो जाना इन्हीं भाजपा और सपा के खाते से ही है। हाँ जी। तो दानिश अली के लिए या तंवर के लिए काफ़ी ठीक ठाक परेशानी बसपा खड़ी कर रही है अब। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली बसपा जीतने की स्थिति में नहीं है किसी को हराने की स्थिति में जरूर है, तो वो बसपा अपना खेल कर सकती है। मोहित जी देखिए, दूसरा चरण है, ये चरण भी बेहद तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि 13 राज्यों की 88 सीटों पर चुनाव हो रहा है। जिस तरीके से रैलियों में बीजेपी खुल करके ये बात कह रही है कि आपने कहा है कि अब अगर आप आते हैं तो आप तिजोरियों तक पहुंचेंगे। इस तरीके से बीजेपी जो अपनी शब्दावली इस्तेमाल कर रही है, खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस को मत जिताइएगा, ये आपके घर की तिजोरियों को भी खंगाल लेंगे। तो कितना आपको लग रहा है इसका कोई असर जनता पर पड़ने वाला है? नहीं, इसका असर देख पड़ रहा होता तो बुलंदशहर में एक वोट 1 बजे तक ना पड़ा हुआ होता। आज कहीं ना कहीं पब्लिक कनेक्ट की जो बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई हमारे साथ बैठे हुए, तो पब्लिक कनेक्ट तो उनके विधायक और सांसद बिल्कुल खो चुके हैं, क्योंकि वो अभी तक जो चुनाव में जीतते भी रहे तो नरेंद्र मोदी के एक बनाए हुए आभा मंडल के इर्द गिर्द जो तैयार किया गया 10 साल में, कहीं ना कहीं जब वो पब्लिक कनेक्ट नरेंद्र मोदी खुद खो दिए हैं, तो वही स्थितियां कम आज दिख रही हैं कमोवेश की। आज कई जगहों पर, चाहे वो महेश शर्मा का बयान ले लीजिए, जब वो चुनावी रैली में जाते हैं तो किस तरीके से वोटर को डराने के, किस तरीके से मोदी और योगी को लेकर के जो बयान देते हैं कि उसको अगर नहीं दिया तो देशद्रोही। तो कहीं ना कहीं ये दिख रही है उनकी व्याकुलता, किस तरीके से हार रहे सीटें, किस तरीके से पब्लिक उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रही है, किस तरीके से वो नरेंद्र मोदी के नाम पर जो जीतते रहे वो भी आज काम नहीं कर रहा। ऐसी बातें न केवल विपक्ष के लोग कह रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, चाहे महाराष्ट्र में हमने सुना, उसके बाद कई जगहों पर आज सर्वे, जो आपके संघ का भी सर्वे है, कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की हवा नहीं चल रही है, नरेंद्र मोदी के नाम का असर वो नहीं रह गया। उसका कारण भी यही है कि लगातार 10 साल से जो उनकी नीतियां नहीं है वो आम गरीब जनता के लिए, चाहे वो किसान रहा हो, चाहे युवा रहे हो, चाहे अग्निवीर योजना रही हो, चाहे कृषि कानून लाने की प्रयास किए गए हो, तो आज डर से बैठा हुआ युवा है, डर से बैठा हुआ किसान है कि अगर एक बार नरेंद्र मोदी जी को फिर से कार्यकाल दे दिया तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमारे ऊपर इंप्लीमेंट हो जाएंगी और हमारा जो भविष्य है कहीं अंधकार में ना चला जाए। तो आज पब्लिक कनेक्ट नरेंद्र मोदी भी खो चुके हैं, तभी उसका असर दिख रहा है कि उनके लोग जो बढ़ चढ़ के मत प्रतिशत बढ़ाते थे, करते थे, वो भी उदासीन दिख रहे हैं। बुलंदशहर में विधायक को जाकर के लोगों से अपेक्षा करनी, वो विनती करनी पड़ रही वोट के निकलने के लिए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर 70% वोट बड़े आसानी से पड़ता रहा है पिछले आम चुनाव तक। तो कहीं ना कहीं आज चुनाव आयोग को भी प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़ा करना पड़ेगा कि आपकी जो नीतियां थी, आपकी जो प्रबंधन था, कहीं ना कहीं उस प्रबंधन में डेंट लगा है। आपकी भी जो छवि है वो भी कहीं ना कहीं आज प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। तभी आज लोगों को आपके प्रति आज लोग मान के चल
चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई प्रबंधन ऐसा होता है कि हमारा वोट डालो कहीं जाता कहीं, तो एक मानसिकता आज हिंदुस्तान की जनता में बनी जा रही। लगातार सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार लोग हो आंदोलित हैं, अगर वो अपनी बात कोई मांग रखते हैं सुप्रीम कोर्ट से, मांग रखते हैं इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन लगातार उनकी मांग को नाखारिज करती है। जब ईवीएम में जो अब उसके साथ जो साथ में काउंटिंग करने के लिए जो पर्चियां लगी हुई हैं, उनकी काउंटिंग की 100% मांग होती है, इलेक्शन कमीशन केवल दरकिनार कर देता है, केवल दूसरों को बताने के लिए। विपक्ष के अगर कोई जनता की मांग उठ रही है तो आपको अपनी निष्पक्षता सिद्ध करने के लिए क्यों नहीं उस मांग को स्वीकार कर लेते? कितनी कठिनाई है, सारे डाटा उपलब्ध है, आप केवल समय नहीं, एक बात, आप केवल समय का दुहाई देते हो, समय के नाम पर आप 7 चरण में उत्तर प्रदेश का चुनाव कर देते हो, और केरल और तमिलनाडु लगभग अच्छे खासे बड़े राज्य, वहां पर आप एक चरण में चुनाव निपटा देते हो। तो कहीं ना कहीं आप अगर इतने लंबे कार्यकाल तक कोई चुनाव प्रक्रिया चला सकते हो तो काउंटिंग में भी पर्याप्त समय दीजिए। और कहीं ना कहीं मैं नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ कोई आप गलत कर रहे हो, लेकिन अगर जनता के मन में ऐसी कोई शंका आ रही है तो उसका निस्तारण और निवारण करना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप भारत की बहुत प्रतिष्ठित संस्था हो, बहुत प्रतिष्ठा के साथ बनाई गई संस्था। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी से रोहित अवस्थी जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रोहित जी। देखिए, कांग्रेस के जो यहाँ पर बैठे हुए हैं प्रवक्ता, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी की अब कोई लहर नहीं है, इसलिए जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, और अचानक से अपनी रैलियों में मोदी जी ने बातें बदल दी। जहां अभी तक वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब वो वापस से अपने फेवरेट टॉपिक पर वापस आ गए, चाहे वो हिंदू मुसलमान का हो या राष्ट्रवाद का हो। जी, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कोई नई बात नहीं है, कि ये जो मुद्दे हैं ये खुद कांग्रेस ने ही दिए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री खुद अपनी तरफ से कोई मुद्दे नहीं कर रहे। अब सैम पित्रोदा जी जो कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता हैं और बाहर के ओवरसीज के यूएस इसके कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो खुद जब कह रहे हैं ये बात कि विरासतन टैक्स पे काम करेंगे और देखेंगे कि किसकी संपत्तियों पे वो होगा, तो ये क्या मोदी जी द्वारा बात नहीं कही गई? ये खुद कह रहे हैं, तो फिर जब वो खुद कह रहे हैं तो फिर मुद्दा तो कांग्रेस ही दे रही है, बीजेपी क्या करे उसमें? जब बात ही आप ऐसी करते हैं तो उसमें हमारा कोई, उसमें मोदी जी का कोई रोल तो है नहीं। बिल्कुल, देखिए, जब पहला चरण बीता उसके बाद से कुछ चुनौतियां हैं जो बीजेपी के सामने आकर के खड़ी हो गई हैं। अनूप जी, सबसे अभी तक हम देख रहे थे प्रधानमंत्री लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में फोकस भी उन्हीं का जाता, लेकिन चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को एक बार फिर से कमान यूपी की सौंप दी गई है, क्योंकि जो पहला चरण रहा वो बीजेपी के पक्ष में बहुत ज्यादा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, ये तो बड़ी पुरानी कहावत है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 80 सीटें हैं, तो यूपी मायने रखता है किसी भी पार्टी के लिए। यहाँ से जितने ज़्यादा से ज़्यादा सांसद आप निकाल के ला सकें अपनी सरकार बनाने के लिए, तो जिस तरह का चुनाव की शुरुआत हुई थी, जैसा मतलब मेरा अपना सोचना है कि जो बीजेपी चुनाव प्रबंधन ने सोचा था, जिस तरह चुनाव हम ये 7 चरण ले जाएंगे, पहले चरण में यानी ओपनिंग उनको लगी कि कुछ गड़बड़ है। ये ओपनिंग जो है पहला चरण बहुत ढीला गया, और ये अंदर खाने इनको ये भी पता है कि ये पहला चरण जो 102 सीटें थी उसमें जो भाजपा द्वारा जीती गई सीटें थे वो गड़बड़ हो रही हैं। तभी चाणक्य को लाना पड़ा, क्योंकि 80 सीटें हैं, यहाँ पर रिस्क नहीं लिया जा सकता यूपी में। पहले चरण में यूपी में भी गड़बड़ हुआ, जो मतलब जैसा बीजेपी चुनाव प्रबंधन चाह रहा था उस तरह का चुनाव नहीं गया पहले चरण में, इसीलिए उनको उतारा गया, इसीलिए मत प्रतिशत बढ़ाए गए। मत प्रतिशत बढ़ाने का सबसे बड़ा जोर इसी बात पर था, क्योंकि जब मत प्रतिशत बढ़ा वो बीजेपी के पक्ष में गया, तो सारी फोर्स लगाई गई। इसमें चुनाव आयोग की भी मतलब अपील ने काम किया, प्रशासन लगा, बीजेपी के कार्यकर्ता लगे, नीचे तक ये कहा गया कि भाई निकाल के लाओ जैसे तैसे लोगों को। तो वो जो अचानक जो मतलब टोन बदला है चुनाव का, तो फिर मजबूरी थी बीजेपी को अपनी पुरानी रणनीति पर आने की, पुरानी पिच पर सबको लाकर खेलने की। ये तो बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है।
चाहे जैसे भी राजनीतिक खेल की शुरुआत हो, अल्टीमेटली बीजेपी उसको अपने मैदान पे ला के, अपने पिच पे ला के सारे दलों को खिलाने पे मजबूर कर देती है। तो ये चीज दूसरे चरण से ही शुरू हो जाएगी, इतना अंदाजा हम लोगों को नहीं था कम से कम। लेकिन बीजेपी कहीं से अंदर खाने मान के चल रही थी कि चीजें वैसी नहीं चल रही जैसी हम चाहते हैं, तो वो सबको अपने घरेलू मैदान पे, अपने घरेलू पिच पे, अपनी तरह की पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर रही है, और ये लोग हो भी रहे हैं। बिल्कुल। रोहित अवस्थी जी, जिस तरीके से जब दूसरा चरण आ रहा है तो सबसे बड़ी मुसीबत राजपूत वोटर्स बन चुके हैं, चाहे वो हम गाजियाबाद की बात कर लें या नोएडा की बात कर लें। उसमें एक तरीके से चोट पर घी डालने का काम, मिर्च डालने का काम बीएसपी ने किया है, जिस तरीके से उन्होंने अपने राजपूत कैंडिडेट दोनों ही जगह से उतार दिए हैं। इससे बहुत मुश्किल हो गई है आपके लिए। नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए, राजपूत कहीं भी जाने वाले नहीं है, वो बीजेपी के कोर वोटर में हमेशा से रहे हैं। हाँ, कुछ नाराजगी एक आध उनकी एक पर्टिकुलर ग्रुप की एक नाराजगी केंद्रीय मंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर थी, जो कि बैठ के उसमें सॉर्ट आउट हो गई है। और जो बातें जितनी हवा दी जा रही है उतना कुछ नहीं है, ये वोट का जो रिजल्ट आएगा वो ये बता भी देगा। और दूसरी बात, जिस तरीके से फिर वहां पे समझाने के लिए संजीव बालियान जी हों, चाहे बड़े जितने भी क्षत्रिय नेता रहे हों, उन्होंने जो किया है, योगी जी स्वयं गए वहां पे एक जनसभा करके आए हैं, तो इसका वोट में कोई अब परसेंटेज वोटिंग में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। देखिए, आप लोग एक और बात, आपके बड़े बड़े नेता ये बात कह रहे हैं कि हम 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं। उसके बाद खुद प्रधानमंत्री ने इस बात की सफाई दी, गृह मंत्री ने सफाई दी। तो देखिए, जब आपके नेता बोल रहे तो कहीं ना कहीं कुछ सुगबुगाहट तो होगी ना। जी, पार्लियामेंट के आखिरी स्पीच भी अगर आप मोदी जी की सुने तो उन्होंने ये बात तो कही है कि बड़े बदलाव की ओर है। और ये तो एविडेंट है कि जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात हो रही है, यूसीसी की बात हुई, उसको लेके बीजेपी पूरी तैयारी में है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरी मांग है एक भारत की, सभी इसको चाहते हैं कि लागू हो। ये अलग अलग धर्म के हिसाब से जो बने हुए हैं इनका खत्म हो, डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। तो इसको लेके एक तैयारी है। ये आगे मैंडेट बताएगा कि किस तरीके से उसको लागू किया जाए। और ये सीए एनआरसी पूरे देश में लागू करने की जो तैयारी है वो भी है। तो ये तो हमारे ये मैनिफेस्टो में और सारे नेता भी कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आगे की लागू करने की पूरी तैयारी बीजेपी कर रखी है। जी, मोहित जी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब बात संविधान की आ रही तो खुद मोदी जी कह रहे हैं चुनावी रैलियों से अपने कि संविधान अगर बाबा साहेब खुद भी आ जाए तो भी अब बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग बार बार इस मुद्दे को लोगों के सामने रख रहे हैं और डरा रहे हैं। देखिए, लोगों को डरा नहीं रहे हैं, लोग जान रहे हैं। मोदी जी की मंशा वो देखते हुए आए हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी उत्तराखंड में लेकर तो आए, वो क्या किसी ने मना कर लिया इनको लाने को? या 10 साल से सरकार में किसी ने कितने प्रयास इन्होंने दिख गए? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके एक ध्रुवीकरण का माहौल बना के, ये असल में चाहते यही है, अगर 400 का अभियान लेकर के आए तो चाहते यही है कि ये जो सत्ता इनको मिल रही है ये ऐसी प्रबंधन कर दें कि हमेशा सत्ता में बने रहें। जो संविधान ने हर नागरिक को, भारत देश के नागरिक को वोट दे करके अपने मन मुताबिक सत्ता चुनने के लिए, सत्ता के प्रति जवाबदेही, सत्ता को अपने प्रति जवाबदेही बनाए रखने के लिए जो अधिकार दिए हैं वो कहीं ना कहीं छीने जाएं। ये मनवादी सोच की हमेशा की सोच रही है। इसको लेकर ही ये बात रही। अगर इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कुछ था तो वैसे 10 साल से ये केवल ड्रामा और प्रोपेगेंडा फैलाते घूम रहे हो। ये लगातार संघ का और भारतीय जनता पार्टी का ये रहता है प्रचार है। लेकिन उसके बाद भी जब भारतीय जनता पार्टी को जब दिखा जनता का विवेक, जब पहले चरण की 109 सीटों में उनको दिखा कि लगभग बिल्कुल सफाया होने जा रहा, सुपड़ा साफ हो रहा है, तो नरेंद्र मोदी मंचों पर आपको 400 पार के बातें करते हुए दिखेंगे, न 420 ही करते हुए दिखेंगे। केवल और केवल मुद्दों की बात, जो उनके मुद्दे रहते हैं हिंदू मुस्लिम ये करने के, और एक ऐसा मैनिफेस्टो जो जनता के लिए बनाया गया है, जनता की आवाज पे बनाया गया है। जनता की आवाज के लिए जब 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा राहुल गांधी ने की, जनता से संवाद किया, जनता के दुखों को और जनता की बातों को देखा कि नरेंद्र मोदी के 10 साल के कुशासन में किस तरीके से जनता, चाहे मजदूर हो हमारा, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, किस तरह से रही। तो उनकी योजनाएं जब लेकर के आते हैं, तो योजनाएं जब जनता में घर कर रही हैं, आज की तारीख में 4 करोड़ बार हमारा जो मैनिफेस्टो है वो डाउनलोड किया जा चुका है।
ये एक तथ्य है। ये तथ्य बताने के लिए पर्याप्त है कि आज जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस के मैनिफेस्टो से कनेक्ट कर रही है। तो यही बौखलाहट जब नरेंद्र मोदी को दिखती है तो उस मैनिफेस्टो को दिग्भ्रमित करने के और हिंदू मुस्लिम के एजेंडे के रूप में उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। कहीं एक शब्द भी आज फिर से खड़गे जी ने समय मांगा है, नरेंद्र मोदी समय दिया जाए ताकि वो आ करके आपको जो हिंदुस्तान का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो आपको समझाया जा सके, ताकि आप जनता को जो दिग्भ्रमित करते हो वो दिग्भ्रमित करना बंद करें। जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम आज की सीटों पर थोड़ी सी चर्चा कर लें, देखिए ये तो मुद्दे हैं और ये पूरे चुनाव भर चलते ही रहेंगे, लेकिन अगर सीटों की बात कर लें, मेरठ सीट की बात कर लें, क्योंकि यहाँ से अरुण गोविल जो हैं वो चुनावी मैदान में है और कहीं ना कहीं शुरुआत से अरुण गोविल को काफी फ्रेम में रखा जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा और वही हुआ। मेरठ से उनको चुनाव लड़ाया जा रहा है, लेकिन मुकाबला एक तरफा नहीं दिख रहा है। ये मेरठ में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। अनूप जी, अरुण गोविल इतनी ज्यादा चर्चा में नहीं है जितना बीजेपी ने सोचा था। मेरठ में मेरठ एक्चुअली वही बात है कि वहाँ पर मुस्लिम वोटर बहुत है, अच्छी संख्या में है। तो वहाँ अरुण गोविल के आने के बाद मतलब एक ध्रुवीकरण जैसी चीज़ें बनने लगी थी पहले ही अरुण गोविल के आने के घोषणा के बाद से। तो वो ध्रुवीकरण जो ये जो अब ये जो आपका मंगलसूत्र और ये सब चीज़ें आई हैं, इससे पहले से वहाँ पर दोनों जो वर्ग थे वो बिल्कुल बटे हुए थे। उन्हें एक मतलब मालूम था कि मतलब मुस्लिम आबादी का अगर आप जाएं फील्ड पर वहाँ देखें तो मुस्लिम आबादी वाले खुल के बोल रहे हैं कि नहीं, हमें अरुण गोविल को वोट नहीं देना है। वो राम नहीं है। जैसे लोग पूछते हैं कि वो टीवी के राम हैं, तो उन्होंने कहा नहीं वो राम कुछ नहीं है, वो एक बम्बई से आए कलाकार हैं, मुझे लोकल आदमी चाहिए यहाँ की समस्याएं जो समझ सके। उनको समझाया गया कि साहब आप तो यहीं पैदा हुए, यहीं पढ़े हैं। तो कहते पैदा हुए पढ़े, लेकिन उन्होंने बहुत समय जो है बम्बई में बिताया, महाराष्ट्र में बिताया, यहाँ नहीं रहे। हम उन्हें बाहरी मानते हैं। तो बाहरी और मतलब लोकल वाला एंगल चलने लगा था वहाँ पर मेरठ में पहले दिन से ही, जब से अरुण गोविल के नाम की घोषणा हुई थी। बीजेपी को ये लग रहा था कि अरुण गोविल को हम वहाँ से उतारेंगे तो शायद मेरठ के साथ अगल बगल की कुछ सीटों को में भी फायदा मिलेगा हमको। वो फायदा बीजेपी को नहीं मिल रहा है। खुद अरुण गोविल एक अच्छी टक्कर का शिकार हो रहे हैं। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली अगर देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से और उस तरह से, तो अरुण गोविल आखिरी में सीट निकालने की स्थिति में आ सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप रोहित अवस्थी जी? जिस तरीके से मेरठ में आपने जो योजना बनाई थी, देखिए अगर फर्स्ट और सेकंड फेज दोनों ही सीटों को देखा जाए तो जो आपकी योजनाएं थी वो बहुत ज्यादा सही साबित नहीं हो रही। जो आप 80 में 80 की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, पहला और दूसरा चरण तो आपके लिए बेहद मुश्किल होता जा रहा है। पहला तो निकल गया, दूसरा भी मुश्किल है। मेरठ में मामला त्रिकोणीय हो गया है। नहीं, देखिए कुछ फर्स्ट फेज में वो सारी कुछ सीटें थी जो कि पिछली बार के रिजल्ट उनके अच्छे नहीं थे और कुछ चीजें वहां पे हम जो प्लानिंग थी उस हिसाब की प्लानिंग से ही चले हैं और दूसरे चरण में भी वहां पे कुछ ऐसी है। बाकी मेरठ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फिर से कह रहे हैं कि ये जो चीजें दिख रही हैं आखिरी तक आते आते वो वहां पे जो रिजल्ट होगा वो भाजपा का ही रहेगा और 2014-19 दोनों में मेरठ में भाजपा के सांसद वहां से रहे हैं। और जहां तक बात बची, देखिए एक सीधी बात है, चाहे जितने चरण हो जाए वोट जा रहा है प्रभु श्री राम जी के चरणों में। तो ये जो वोट है ये श्री राम जी के चरणों वाला वोट है और भारतीय जनता पार्टी 80 में से कम 75 सीटों पे तो जीतने जा ही रही है। 5 सीटों पे कुछ ऐसी सीटें हैं तो वो जो 80 में 80 वाला नारा था वो अब 75 तक पहुंच गया है। देखिए 75 तो बिल्कुल फिक्स है जो जीत रहे हैं। 5 सीटों पे मेरा ये व्यक्तिगत ये कहना है कि कुछ सीटें हो सकती हैं जो कि के गढ़ हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी वाले वहाँ पे ज्यादा है, वो उस पे भी लड़ाई में है। तो 400 पार की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल खड़ा उतरेगा और वो 400 सीटें भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में पा रही है। बड़ी दबी जुबान से कांग्रेस के जो यहाँ पे प्रतिनिधि बैठे उन्होंने कहा 75 भी नहीं आने वाली है। अरे वो तो कहेंगे, वो तो 70 की बात होगी, नहीं आ रही, वो तो उनका तो कहना ही है काम। वो तो 14 और 19 के रिजल्ट देख चुके हैं, अब 23-24 में भी देखेंगे और इंतजार करें आगे भी
रोहित अवस्थी जी, देखिए अगर हम थोड़ा सा फर्स्ट फेज और सेकंड फेज को देखें या रैलियों को के भाषणों को सुनने की कोशिश करें या जमीनी हकीकत को देखें, तो लोकसभा चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों की बात होती है, राष्ट्र के विकास की बात होती है, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे चुनाव को लोकल मुद्दों में तब्दील कर दिया है, इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। क्योंकि आप लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन जो विपक्ष है वो बात कर रही है कि सड़क नहीं बनी, विपक्ष बात कर रहा है पुल नहीं बना, और कहीं ना कहीं इसका असर भी लोगों में दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि मोदी को देखकर वोट दीजिए, कमल को देख करके वोट दीजिए, लेकिन जो जनता है और विपक्ष ने उनके मन में भरा है कि देखिए आपके यहाँ का ये काम नहीं हुआ, आपका जब सांसद काम नहीं कर रहा तो क्या मोदी जी तो काम करने आएंगे नहीं। तो ये जो एक राष्ट्र मुद्दा था जो लोकसभा चुनावों में होना चाहिए था, वो अब लोकल मुद्दों में तब्दील हो गया है। कुछ सीटों पे आप बोल सकते हैं, लेकिन ओवरऑल चुनाव जैसा कि आपने खुद कहा कि मोदी की गारंटी पे चुनाव भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में लेके आई थी, भारतीय जनता के बीच में, और मोदी की गारंटी ही है जो वोट उनको मोदी जी को मिल रहा है। कुछ स्थानीय हो सकता है कि कैंडिडेट की नाराजगी रही हो, लेकिन ओवरऑल उसमें कोई बहुत असर नहीं है। जो वोट पड़ेगा वो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और के नाम पे अभी भी जनता पूरी तरीके से कनेक्ट कर रही है और मोदी जी को थर्ड टर्म में पीएम देखना चाहती है। प्रधानमंत्री के रूप में वो चाह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रिपीट हो, और कुछ स्थानीय का परसेंटेज आप मान सकते हैं कि कहीं पे अगर मान लीजिए कि कुछ सांसद ऐसे रहे हो जिनको दोबारा टिकट मिल गया हो और वो उससे जनता संतुष्ट नहीं हो उनके कार्य से, लेकिन ऐसा बहुत कम परसेंटेज है। भारतीय जितने भी कैंडिडेट सिलेक्शन हुए हैं वो सब अच्छे हुए हैं, और वो वोट है वो मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी देखना चाहती है और वो बन रहे हैं। देखिए आपसे एक छोटा सा सवाल ये है, जैसा आपने कहा कि कैंडिडेट्स अच्छे चुने गए हैं और उनको लोग समर्थन दे रहे हैं। अगर हम कानपुर शहर की बात कर लें तो अभी आपके ही एक बड़े नेता ने एक पत्र लिखा, उन्होंने कहा कि हमें ये प्रत्याशी स्वीकार नहीं है, हमारे लोगों को ये प्रत्याशी स्वीकार नहीं है। उसके बाद खूब मीटिंग्स हुई संघ के साथ और फिर से उनका बयान आया कि ठीक है, अगर अमित शाह जी मुझसे बात करेंगे तो मैं उनको पूरी बात बताऊंगा कि लोग उन्हें खासा पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो बाहरी हैं। आपके अंदर खाने में स्थितियां ठीक नहीं चली, क्योंकि कानपुर एक ऐसी सीट है जो भाजपा का गढ़ मानी जाती है, वहां ऐसी बातें हो रही हैं। देखिए, भाजपा का गढ़ मानी जाती है, आप खुद कह रही है। 2 बार से मुरली मनोहर जोशी और सत्यदेव पचौरी जी यहाँ पे सांसद रहे, उसके पहले 3 बार श्री प्रकाश जायसवाल जी भी रह चुके हैं। उसके बाद ये सीट वापस भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आई है, और जहां तक मैंने बोला, ये भारतीय जनता पार्टी आज सबसे बड़ा दल बन चुकी है। तो सभी तरीके के लोग हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी। तो सबको अपनी बात कहने का हक है। अगर कोई खफा है, कोई नाराज है, किसी को कोई कैंडिडेट सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो अपनी बात रख सकता है, कह सकता है। उन्होंने खुले विचार से, खुले मन से अपनी एक बात कही, जिनका आप बात बता रही है, उनका लेटर जारी हुआ, उसमें बातचीत हुई, चर्चा हुई। अब वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, तो वो ये जान रहे हैं कि उनकी बातचीत हुई है, अपने बड़े नेताओं से बातचीत हुई, अपने जो उनके संगठन है उनमें बातचीत हुई, और वो पूरी तरीके से राष्ट्रवाद पे भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ है, वोट मांगने भी निकलने वाले। इस पर तो ये सब चीजें हैं कि देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि जैसे जब पार्टी बड़ी हो जाती है तो कुछ चीजें होती हैं, और कार्यकर्ता है अगर अपनी बात अपने खुले विचार से, मन से बात रख रहा है तो ये तो अच्छी बात है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये सब तो पार्टी के अंदर होना चाहिए। ये कोई भी चीज को आप थोपा नहीं जा सकता। उन्होंने अगर अपनी बात कही और उसका उनको बातचीत में उनको लगा, उनको प्रयास किया गया, उनको समझाया गया और वो बात मान गए, तो फिर अब उन्होंने नामांकन कराने की बात हो रही थी, नामांकन कराया। ये तो हमारे पार्टी के हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बड़ी भूमिकाएं रही हैं उनकी बहुत बड़े बड़े आंदोलनों में, तो वो अपनी बात रखने का उनको पूर्ण रूप से अधिकार है। बिल्कुल। मोदी जी, इस पर आपका क्या कहना है कि जैसे उन्होंने कहा कि ये बीजेपी है जिसमें लोगों को खुल के बोलने का अधिकार है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो, ये हमारी पार्टी में ही ऐसा होता है। क्या कहना चाहेंगे कि ये पार्टी की अंदरूनी कलह सामने आ रही है, या फिर वाकई में बीजेपी जो है वो इतना राइट देती है अपने हर छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को, तो वो अपनी मन की बात सामने रख सकता है?
देखिए बीजेपी कितना राइट देती है तो मंत्रियों से पता करिए कि वो मंत्रालयों का काम भी नहीं कर पाते प्रधानमंत्री के आदेश के बिना। तो बीजेपी किस तानाशाही से कार्य करती है तो मालूम ही है। तभी आज ये आपने मेरठ का उदाहरण लिया, मेरठ के जो प्रत्याशी हैं उनको मेरठ के मुद्दों के बारे में नहीं पता होता। कमोवेश यही स्थिति कानपुर की है। कानपुर में एक ऐसा प्रत्याशी थोप दिया जाता है, शायद मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ उनको कानपुर के मुद्दों के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। अब ये भारतीय जनता पार्टी के सेवकों के, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी होती है लेकर के जो ऊपर से तानाशाही आदेश आया उसको पालन करना है। चाहे किसी अभिनेता को भेज दीजिए मेरठ में, चाहे किसी दूर के लोगों को, किसी कंपनी के आदमी को भेज दीजिए कानपुर में, उनको लड़ाना उनका फर्ज हो जाता है। यही तानाशाही है नरेंद्र मोदी को लेकर के, और यही तानाशाही नरेंद्र मोदी के शासनकाल में उन व्यक्तियों ने झेली है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को बहुमत दिया 2014 में, जिन्होंने बहुमत दिया 2019 में। उस युवा ने जो अपनी नौकरी के आस में बैठा रहा कि 2 करोड़ रोजगार के जो आज वादा किया गया है, जब वो बात करने जाएगा तो नरेंद्र मोदी उससे बात करेंगे, संवाद करेंगे, लेकिन हुआ क्या, उनको लाठियां मिली। उन युवतियों से जो चाह रही थी कि जब मुझे जरूरत पड़ेगी, मेरे साथ अन्याय होगा, नरेंद्र मोदी जी मेरी बात सुनेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी के घर से 10 कदम दूर पर बैठ करके उनको पुलिस के जूतों के तले कुछ चलवाया गया, वो भी ओलंपिक से पदक विजेताओं को। वो किसान जो चाह रहे थे एमएसपी मिलेगी और आय दुगनी होगी, ये नरेंद्र मोदी वादा कर रहे हैं 2014 में, तो उनको लगा कि शायद होगा। और जब वो किसान दिल्ली में नरेंद्र मोदी के पास अपनी बात रखने जाते हैं तो दिल्ली की सड़कों पे बड़े बड़े कीले लगाकर उनको रोका जाता है, बड़े बड़े ट्रकों को लगा करके, उनके बड़े बड़े बैरिकेटिंग लगा करके उनको रास्ते रोके जाते हैं। किसान, हिंदुस्तान का किसान दिल्ली में नहीं पहुंच पा रहा था, ये त्रासदी उस किसान ने देखी नरेंद्र मोदी की। तो आज यही तानाशाही, यही शासनकाल है जो निराश कर चुका है नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी के समर्थकों को, नरेंद्र मोदी के क्रियाकलापों से। क्योंकि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को केवल पूंजीपतियों के एजेंडे को चलाना है देश में। जो देश में तरक्की हुई है वो केवल पूंजीपतियों की हुई है। 250 गुना जो आज आय बढ़ी है वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी के कुछ मित्रों की हुई है। आज 22 लोग 70 करोड़ लोगों के बराबर आमदनी रखते हैं देश में। आज आय उनकी 70 करोड़, 16 लाख करोड़ का जो कर्जा है देश के पूंजीपतियों का, वो माफ कर दिया जाता है एक झटके में। और छोटे छोटे जो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार कर्जे लेकर के लोग आज भी प्रताड़ित किए जाते हैं बैंकों के माध्यम से और बड़े बड़े एजेंटों के और डीएसए के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं जब देखा लोगों ने कि जो निर्धन लोग कि वो प्रताड़ित किए जा रहे हैं, वो बड़े जोरों से खोज से 2014 में नरेंद्र मोदी को लेकर आते, तो आज वो नरेंद्र मोदी की जो काट की हांडी फिर से चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आज बिल्कुल चढ़ने वाली नहीं है। वही आज निराशा दिख रही है उनके समर्थकों में, चाहे वोट को प्रतिशत को देख करके ले या कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के दे कि जो योजनाएं रहीं उनके प्रति उनकी उदासीनता रही है। उनकी जो योजनाएं रहीं वो भी, अगर जो बड़ी बड़ी योजनाएं बताते हैं वो भी अगर आकलन किया जाएगा तो भ्रष्टाचार की भेंटी चढ़े मिलेगी। आज 80 करोड़ की बात करते हैं कि 80 करोड़ को अन्न देते हैं। 80 करोड़ मतलब हर दूसरा आदमी देश में मोदी जी के दिए हुए अन्न से ही पल रहा है। आप बात करते हैं 20 करोड़ मुद्रा लोन की, अगर 20 करोड़ मुद्रा लोन का मतलब हर चौथा आदमी मुद्रा लोन लिए घूम रहा। तो आज हकीकत जब देखी जाएगी तब पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के कितना भ्रष्टाचार किया अपनी इन योजनाओं के अंतर्गत। जाने दीजिए नरेंद्र मोदी की सरकार, देखेंगे आज सीएजी भले ही वो योजनाएं, उनकी योजनाओं में जो भ्रष्टाचार हुआ उनको उजागर ना कर पा रही हो, केवल सत्ता परिवर्तन की देर है। सारे भ्रष्टाचार जो नरेंद्र मोदी जी के हैं वो उजागर होकर देश के सामने आएंगे। देश चाहता भी यही है कि कम से कम देश की जो बातों को लेकर के, उनको दावों को, वादों को झूठा वादे करके उनको बहलाया गया, उनकी हकीकत देश के सामने आए। जी अनूप जी, देखिए आपने बीजेपी कांग्रेस दोनों के प्रतिनिधि की अपनी अपनी उनकी बातें हैं। उनका कहना है कि बीजेपी का कहना है कि हम एक बार फिर से सत्ता में आएंगे। वहीं गठबंधन जो है वो भी हुंकार भर रहा है कि इस बार बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है। लेकिन वेस्ट यूपी में, जैसे मैंने अभी पूछा, वेस्ट यूपी में अब जो ये पूरा चुनाव है जो उसमें मुद्दे जो है स्थानीय हो गए, इसका कहीं ना कहीं असर बीजेपी की तरफ पड़ रहा है। कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं जो लगातार मैं गिनाने की कोशिश कर रही हूँ बीजेपी के लिए सेकेंड फेज में, कि जो ये पूरा चुनाव स्थानीय कर दिया गया। देखिए अभी मोहित जी ने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए और वास्तव में जो मैं कह रहा था ना कि अल्टीमेटली बीजेपी अपनी पिच पर खेलने को मजबूर कर देती है विपक्षी दलों को। तो अभी तक तो बहुत सारे प्लेयर थे, अब तो सिर्फ एक ही प्लेयर है एनडीए के सामने, मोदी जी के सामने। तो कितनी आसानी से इतने बड़े बड़े मुद्दे भूल कर कांग्रेस के लोग और सपा के अपनी अपनी, जैसे जिनकी स्टेट में तो मुझे तेजस्वी यादव हैं अब,
ये सब लोग देखिए कैसे मंगलसूत्र में उलझा दिया नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों को, कि इतने बढ़िया बढ़िया मुद्दे जो वास्तव में उठाए जाने चाहिए, जिसके ऊपर वास्तव में बात होनी चाहिए, वो बातें नहीं हो रही हैं। मोहित जी ने यहाँ कह दिया शाम तक कोई बयान आ जाएगा कोई ऐसा जिसमें मामला फिर वही मंगलसूत्र और हिंदू मुस्लिम और इसमें उलझ जाएगा। देखिए कितनी स्मार्ट प्ले हुआ है। ये जो कांग्रेस, अभी मोहित जी ने दावा किया कि 4 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया कांग्रेस का मैनिफेस्टो। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक पॉइंट है जिसमें उन्होंने आर्थिक असमानता दूर करने के लिए एक सर्वे जैसी चीज, एक सर्वे कराएंगे भी नहीं कहा, ऐसी नीति बनाएंगे कि मतलब ये जो आर्थिक असमानता है, जैसे ये बता रहे थे 22 लोग 70 करोड़ लोगों के 22 लोगों के पास 70 करोड़ लोगों के बराबर पैसा है, तो इसी सब चीज़ों को लेकर उसमें एक बस पॉइंट ऐसा था। इस पॉइंट को लेकर भाजपा ने इतनी बढ़िया गोली फेंकी कि अब ये लोग उसी उसमें क्या बोलते हो जो पहना जाता है, क्या वो मंगलसूत्र में उलझ के रह गए हैं। अब ये सब मुद्दे भूल गए ये लोग कि कोई एक ऐसा मुद्दा भी था जिसमें लोन माफी हुई थी, कोई ऐसा मुद्दा भी था जिसमें कि बहुत सारे लोग बैंकों से कर्जा लेकर इनके शासनकाल से चले गए, है ना। ये जो बहुत सारी चीजें उठाई दीक्षित जी ने, लेकिन अब जब अभी दूसरे चरण में लोग इतने कंफ्यूज हो गए हैं, ये दूसरे चरण में एक उसमें उलझ गए हैं, क्या बोलते हैं, मंगलसूत्र में। और मतलब मोदी जी ने उलझा दिया, आओ तुम अब इस पे जवाब दो। और ये लोग उसी पे जवाब देने में लगे हुए हैं। और सैम पित्रोदा जैसे बाहर यूएस में रहने वाले महान आत्माएं जो है उसमें छौका भी मार रही हैं। ऐसे बयान भी आ रहे हैं जिसमें कि बीजेपी को उसे और उछालने का मौका मिल रहा है। तो बात फिर वही आ जाती है कि अभी दूसरा चरण खत्म हो रहा है, अभी ये तीसरा चरण आने दीजिए। अभी देखिएगा कौन कौन से मुद्दे आएंगे जिसमें ये लोग मजबूरी में आकर बीजेपी की पिच पे अपनी बैटिंग बॉलिंग करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल। आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी रोहित अवस्थी जी। देखिए पहला चरण बीत चुका है, कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है, सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार कहते हैं कि क्योंकि कम वोटिंग हुई है इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। दूसरे चरण में ये यूपी की 8 सीटों में क्या लग रहा है कितने पर आप हैं? ये देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए पूरी रूप से काम हो रहा है और वोटिंग परसेंटेज आगे के चरणों में भी पूरा फोकस इस बात का रहेगा कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा निकले, क्योंकि लोग निकलेंगे, वोट डालेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी के ही लिए बेनिफिशियल होता है। और मैंने जैसे पहले कहा कि एक बात का जरूर जवाब देना चाहूंगा कि जो स्थानीय मुद्दे की जैसे बात बोली, तो अब देखिए जैसे राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ने जाते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह गुवाहाटी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, तो क्या वहां पे रहे या पले बढ़े या कुछ किया उन्होंने वहां पे? डॉक्टर मनमोहन सिंह तो वहां पे एक बार भी नहीं गए अपनी 5 साल की टेन्योर में। तो ये बातों का कोई असर नहीं है। भारतीय पूरी जो जनता है वो मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, तो स्थानीय मुद्दों का कुछ असर हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ फिर से कि कुछ स्थानीय ऐसे प्रत्याशी हो सकते हैं जिनको नाराजगी उनके कारण हो। बाकी ये पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पे है और मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में 3rd बार आने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित जी, मोहित जी और अनूप जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि ये दूसरा चरण है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इसमें 8 की 8 सीटें अपने पाले में लाने की। वहीं गठबंधन ने इस चुनाव को एक नया रूप देते हुए स्थानीय मुद्दों से जोड़ा है। अब आने वाला समय तय करेगा कि ये जो पहला और दूसरा चरण रहा ये कितना निर्णायक है।